हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 के चैप्टर को। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो आपके थ्रू आउट केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं, 9th में, 10th में, एनटीएसी एग्जाम 11, 12 सभी में। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, इस वजह से आई रिक्वेस्ट प्लीज इस पूरे ही चैप्टर को, पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनने वाले हैं सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से पढ़ना और नोट्स बनाते रहना। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का वीडियो लेक्चर नंबर 1। बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एटम्स की। एटम क्या होता है? एटम की अगर बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैटर की। हम मैटर से स्टार्ट करते हैं एटम। मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, यही होता है बच्चों। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास नॉन एज मैटर, एंड ऑल मैटर्स मेड बाय टाइनी पार्टिकल्स, and these tiny particles known as atom, right? Okay, बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कनत। महर्षि कनत ने बच्चों सबसे पहले एटम की थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ ब्रेक होते हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ को ब्रेक करें तो कन्वर्ट होता है अणु में, एंड अणु को भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वो ब्रेक होता है, कन्वर्ट होता है परमाणु में। परमाणु को एक्चुअल में एटम बोलते हैं, अणु को बोलते हैं हम मॉलिक्यूल, एंड पदार्थ को बोलते हैं मैटर। All matter by tiny particle in molecules then further divided atom। तो महर्षि कनत ने बोला था कि जो पदार्थ होता है उसे हम ब्रेक करते हैं अणु में, एंड फर्दर डिवाइडेशन से परमाणु मिलता है, एंड परमाणु इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पदार्थ विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, ये उन्होंने थ्योरी दी थी। सेम थ्योरी ये महर्षि कनत ने थ्योरी दी थी 400 BC, एंड 18th सेंचुरी में सेम थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं इसे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है बच्चों की जो मैटर होता है उनके हिसाब से क्या है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एटम। ओके, एंड एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ये सब बोला था डाल्टन ने एटम से रिलेटेड। ठीक है, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय। तो इसे क्रिएट भी नहीं कर सकते एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी दी थी हमें डाल्टन साहब ने एटम के बारे में, और उससे पहले सेम थ्योरी हमें दी थी महर्षि कनत ने। तो ये होता है एटम। तो एटम क्या था बच्चों, आप लिख लेना, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम के बारे में ये थ्योरी थी। इस थ्योरी पे बात करें बच्चों तो अब हमें पता है कि एटम क्या होता है। ठीक है, या एक से सिंपल से वे में बोलूं तो बच्चों आपको चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें दिखती है, ऑलरेडी वैसे हम मैटर पर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि जितनी भी चीजें हमारी, ठीक, वो सभी चीजें किसी न किसी एटम से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट टाइप की। मतलब कोई सिंगल एलिमेंट से बनी है, कोई डिफरेंट सेम टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनी है, कोई डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है, तो जितने भी एटम्स होते हैं ये सभी एटम्स आपको देखने को मिलेंगे हमारी पीरियडिक टेबल में। तो पीरियडिक टेबल में बच्चों आप लोगों ने देखा हुआ है कि उसमें कुछ
एलिमेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ हाइड्रोजन लिखा होता है, यहाँ हीलियम होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे लिखे होते हैं बच्चों। तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे होते हैं एलिमेंट, दैट इज एटम। ठीक है, तो हमारे अर्थ पे जितने भी मतलब पूरे एनवायरनमेंट में या नॉन लेवल पर पूरे यूनिवर्स में हमें अभी तक जो भी पता है, ठीक, वो जितने भी टाइप के एटम्स हो सकते हैं वो सभी हमारे पीरियडिक टेबल में हैं, और दुनिया में जितना भी मैटर है वो सभी इन एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। ये होते हैं हमारे एटम्स, एंड एटम्स को ही हम एलिमेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, अब बात आती है इन एटम की सिंबल की। ठीक है, हमने पहले बात करी एटम की, एटम को समझ लिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, और दुनिया में जितना भी मैटर है वो सभी एटम से मिलकर बना हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, और जितने भी एटम है वो सभी यहाँ पर है पीरियडिक टेबल में। मतलब पूरे यूनिवर्स में नॉन लेवल पर जितने भी टाइप के एटम्स हो सकते हैं वो हमें पता है, और जितना भी मैटर है वो सभी इन्हीं एलिमेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, अब बात करते हैं सिंबल की कि इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिंबल के लिए डाल्टन ने एक थ्योरी की। उन्होंने क्या करा, एक सिंबल्स बनाए सभी एलिमेंट्स के कुछ इस तरीके से, लाइक कार्बन का जो था वो था कुछ इस टाइप का, ये कार्बन का, ऑक्सीजन का था ये, हाइड्रोजन एलिमेंट का था ये, इस तरीके से। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग उन्होंने सिंबल दिए। बट प्रॉब्लम क्या थी बच्चों की, ये जितने भी सिंबल्स थे, और भी सिंबल्स थे, बट ये जितने भी सिंबल्स थे, इन सिंबल्स को याद करना ही बड़ा टफ था। ये एक अपने आप में एक अलग कंसेप्ट आ जाता है, ये एक अलग ही थ्योरी चलने लग जाती कि भाई इनको याद करो। ठीक है, आप भी समझते हो बच्चों, वैसे इतना कुछ है याद करने के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और SST, मैथ, ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट है, उसमें भी फिर ये और याद करना पड़ता, राइट। तो ये बड़ा टफ लगा हमें, ये जो कंसेप्ट था बड़ा टफ लगा और कोई रिलेवेंट भी नहीं था। ठीक, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था J.J. बर्जीलियस। J.J. बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला, फॉर द सिंबल यूज इंग्लिश और लैटिन वर्ड ऑफ एलिमेंट। सेकंड, फर्स्ट और फर्स्ट टू लेटर यूज फॉर symbol, and third is first letter in capital always। ओके बच्चों, ये तीन कल थ्योरी। किसी भी एलिमेंट के लिए उन्होंने तीन वर्ड्स आपके रूल्स दिए। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी सिंबल्स होंगे वो उन वर्ड्स की या उन एलिमेंट्स के इंग्लिश या लैटिन वर्ड्स से लेंगे। सेकंड, जो वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर हम यूज करेंगे, एंड जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, और बच्चों ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या दिए उन्होंने सिंबल, देखो हाइड्रोजन की बात करूं मैं, हाइड्रोजन के लिए पता है बच्चों आपको सिंबल H होता है। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन का H यहां पे लिया। ठीक है, हीलियम का He। ठीक है, एंड लिथियम का Li इस तरीके से लिया होगा। कार्बन का C। ठीक, और बात करते हैं
तो कॉपर, कॉपर के लिए Cu लिखते हैं, राइट बच्चों। लेकिन अगर कॉपर की स्पेलिंग देखें तो क्या होती है, CO से स्टार्ट होती है, बट एल सिंबल क्या है, C। तो यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों आई देखो, अगर हम सिर्फ C लिखते हैं तो कार्बन का हो जाएगा, CO लिखते हैं तो कोबाल्ट का हो जाएगा, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। तो हमने यहां पर यूज किया इसका लैटिन वर्ड, दैट इज क्यूप्रम, एंड क्यूप्रम से हमने यूज किया Cu। ठीक है, सेम हम बात करें आयरन की, आयरन में अगर मैं स्पेलिंग देखूं तो ये होता है और सिंबल होता है Fe, राइट। अगर मैं आई लेता, आयोडीन का हो जाता है, एंड IR होता है इरिडियम का। तो हमने यहां पर इसका यूज करा फेरस, Fe। ठीक है, इस तरीके से जे वर्जिलियस ने सभी एलिमेंट्स के एक सिंबल दिए, उनके इंग्लिश एंड लैटिन वर्ड्स के। हालांकि कुछ वर्ड्स हमने ग्रीक लैंग्वेज के भी यूज कर रहे थे, बट मैक्सिमम जो हमने बात करी थी वो बात करी थी इंग्लिश एंड लैटिन वर्ड्स में। ओके बच्चों, और उसी के बेसिस पे हमने सभी एलिमेंट्स के एक सिंबल दिए, और ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट करते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में, उन एलिमेंट्स के मास के बारे में। लाइक अगर मैं H लिखूं, सिंपल H लिखूं, या मैंने लिख दिया C, तो आपको पता है H इज इक्वल टू हाइड्रोजन, C इज इक्वल टू कार्बन। एंड मास की बात करें तो आपको पता है H इज इक्वल टू मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 1। कार्बन की बात करें एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, राइट। तो सिंबल से आपको कई सारी चीजों के बारे में, कई उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। तो ये थ्योरी दी थी, ये कंसेप्ट दिया था हमें जे वर्जिलियस, जिसे कि हम याद करते हैं। और एक चीज और बच्चों, आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, प्लीज पीरियडिक टेबल में एलिमेंट नंबर 1 से लेके 30 तक, मतलब जिंक, हाइड्रोजन से जिंक तक सभी एलिमेंट्स को आपको याद करना है। ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, लाइक हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, राइट। तो अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, वेरी गुड। और नहीं याद है तो प्लीज बच्चों आप लोग जाके इसे याद कर लेना। चलो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कि अभी तक हमने बात करी एटम्स के बारे में, अब बात करने वाले हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करते कैसे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं बच्चों कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। देखो आप लोगों ने बच्चों पीरियडिक टेबल देखा होगा, तो यहाँ कुछ एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। एटॉमिक नंबर की बात करें 2, 10, 18, 36, 54 एंड 36, ठीक है। ये होते हैं बच्चों आपके इनर्ट गैस, या इसे नोबल गैस भी, ठीक है, इनर्ट गैस या नोबल गैस। तो जो आप लोगों ने पीरियडिक टेबल में देखा, पीरियडिक टेबल में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में सबसे लास्ट ग्रुप में ये एलिमेंट्स लिखे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और सभी एलिमेंट के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये हमें मिलते हैं फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म, नॉट कंबाइंड विथ एनीथिंग, not combined with any other element। किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन नहीं होते। एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों, जितने भी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के आपस में कंबाइंड होते हैं केमिकली, मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लाइक
जैसे हाइड्रोजन का एक एलिमेंट हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट से एटम से जुड़कर क्या बनाता है H2 एक गैसियस फॉर्म होती है, नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड है, और ये केमिकल बॉन्ड क्यों बना है? ताकि ये इनर्ट गैस के इक्वल आ सके, क्योंकि पूरी पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट उन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है गैसेस, और ये गैसें इतनी ज्यादा स्टेबल होती है कि ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे नियॉन की अगर मैं बात करूं तो नियॉन बच्चों कभी भी Ni2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, या Ni3 की फॉर्म में नहीं मिलेगा, या ये किसी अदर एलिमेंट से कंबाइंड की फॉर्म में नहीं मिलेगा, देखा भी नहीं होगा। रीजन, क्योंकि बच्चों ये अपने आप में इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि इसे किसी और के साथ कंबाइन होने की रिक्वायरमेंट नहीं, इतना ज्यादा स्टेबल कि ये किसी और से क्यों कंबाइंड होगा, जबकि बाकी के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो इनके इक्वल आ सके, तो ये इतने ज्यादा स्टेबल है। तो एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम बच्चों एक्चुअल में वो इनके इक्वल आना चाहते हैं, ठीक है, एंड इनके इक्वल आने के लिए वो डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, तो बच्चों अगर इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं तो फ्री फॉर्म में होंगे, बट अदर एलिमेंट्स, all other element available या all other element present as a combined form, ठीक है। बाकी के जितने भी एलिमेंट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है, या भी ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट एज ए कंबाइंड फॉर्म या अवेलेबल एज ए कंबाइंड फॉर्म। कैसे देखो, लाइक H2 की बात करते हैं। चलो पहले H2 में क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या है, गैस है। हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के ही दूसरे एटम से कंबाइंड फॉर्म है, तो ये कंबाइंड कैसे है? केमिकल बॉन्ड से कंबाइंड क्यों हुआ? चलो इस पे बात करते हैं एक बार। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको समझ में आता है क्यों, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म। देखो, लेकिन इससे पहले याद रखो ये इनर्ट गैस है, इनका जो एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, सभी एलिमेंट चाहते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर भी इनके इक्वल आ जाए, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनके इक्वल आ जाए, ठीक है। कैसे? हाइड्रोजन का के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, ये इससे पहले भी कुछ चीजें बता दूं बच्चों, आप लोगों को पता होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैट इज प्रोटॉन, ठीक है, P प्लस इज अ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसके लिए कंडीशन है इन न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हम बात करते हैं ना अलग अलग एलिमेंट के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, तो उसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं। एंड मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास, वो उसका मास होता है। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। देखो, हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 1, ठीक। बट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट स्टेबल गैस कौन सी है? नोबल गैस, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, 1 के इक्वल तो ये। तो ये चाहता है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए। कैसे होंगे? देखो, जैसे ये है, ऐसे ही इसी के ही जैसा एक और एटम होगा हाइड्रोजन का, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एंड ये भी चाहता है ये स्टेबल हो जाए, ये वाला एटम भी चाहता है स्टेबल हो जाए, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्ड। ओके,
एंड केमिकल बॉन्ड से अब ये क्या हो चुका है H2। देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अब बॉन्ड बनाने के बाद 1 and 2, इसके पास 1 and 2, तो दैट इज शेयरिंग। यहाँ शेयरिंग हो रही है एक्चुअली, ठीक है। एंड शेयरिंग करके क्या कर रहे हैं, दोनों अपने आप को इसके इक्वल ला रहे हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, अभी इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ओके। इसकी तरफ से काउंट करें तो 1 2, इस तरफ से काउंट करें तो 1 2, दोनों ही स्टेबल हो चुके हैं, दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में आ चुके हैं एंड बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। तो होता क्या है बच्चों, जितने भी एलिमेंटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपने जितने भी केमिकल बॉन्ड देखे, मतलब जितने भी केमिकल कंपाउंड देखे, कंपाउंड मतलब जो भी देखा है वो एक्चुअल में इसके इक्वल आना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, ओके। चलो, तो यहां तक हमने बात करी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं केमिकली, एंड केमिकली कंबाइंड होके ये अल्टीमेटली बनाते क्या है, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, बड़ी कंफ्यूजिंग सी बातें होती हैं, हो जाते हो कंफ्यूज। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो एटम की बात आपको पता चल गई, एलिमेंट की पता चल गई कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। देन एलिमेंट, एटम इज इक्वल टू एलिमेंट, एलिमेंट को ही हम एटम बोलते हैं या एटम का ही दूसरा नाम एलिमेंट है, जो हमने पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी, जब ये कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो क्या इन्हें बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है मॉलिक्यूल की, 2 और मोर देन, दैट इज 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकल, ओके। 2 और मोर एलिमेंट या मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक H2, लाइक HCl। अभी बात करते हैं, अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एंड सेकंड होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ओके बच्चों। देखो क्या हो रहा है, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली। अब जब यहाँ एटम्स के केमिकली कंबाइंड की बात आती है तो बच्चों देखो वो एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं केमिकली तो दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। कैसे, देखो H2, N2, O2, O3, F2, Cl2, ये सब क्या है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है जो आपस में केमिकली जुड़े हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ही जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है, मैं इसे ये लिख देता हूं, 2 और मोर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट कंबाइंड केमिकल, ओके बच्चों। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं केमिकली, नॉन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यहाँ देख लो सभी एलिमेंट जितने भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस कंडीशन में जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब क्या है, सेम टाइप के आपस में कंबाइंड हो रहे हैं केमिकली, ठीक है। तो सेम आप ये भी समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है बच्चों, जहां 2 और मोर एलिमेंट
of different kind combined chemical। जब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इनके एग्जांपल की बात करें बच्चों तो इसके एग्जांपल है लाइक आपका HCl हो गया। HCl में क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के एटम से कंबाइंड है। वाटर, हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइंड है लाइक दिस। या हम बात करें HNO3 में क्या है, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन का भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर, दैट इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में बच्चों आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल तो भाई जितने भी केमिकल होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी मॉलिक्यूल हैं, लेकिन कंपाउंड मतलब जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वो मॉलिक्यूल होता है लेकिन कंपाउंड वाला। एंड यहाँ पर एलिमेंटल मॉलिक्यूल, ये कंपाउंडिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो सभी होते हैं लेकिन जब सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं तो वो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वो भी मॉलिक्यूल है लेकिन वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। यहाँ भी मॉलिक्यूल है बट वो कंपाउंडिंग मॉलिक्यूल है। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा टफ है नहीं। एंड लास्ट टॉपिक, ये एक बार कॉपी कर लेना। तो आप लोग कॉपी करो, वीडियो पॉज करो, इसे कॉपी करो। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, स्क्रीन में दिख रहा है। ओके, तो जो कर लिया कॉपी, चलो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एलिमेंटल हो चाहे कंपाउंडिंग हो, कोई भी मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, एटॉमिसिटी की एक बार डेफिनेशन, चलो पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। लाइक हाइड्रोजन एंड HCl की अगर मैं बात करूं तो इसकी एटॉमिसिटी है 2, इसकी एटॉमिसिटी है 2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में कितने एटम है? 2 एटम है। 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो कितने एटम है यहाँ पर? 2। ओके। HCl की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। यहाँ भी 2 डिफरेंट टाइप के एटम, डिफरेंट हो चाहे सेम, उससे फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन molecule known as atomicity। number of element present in molecule। अब मॉलिक्यूल किसी भी टाइप का हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दोनों की बात करें तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, HCl की एटॉमिसिटी 2। अगर मैं बात करूं ओजोन की एटॉमिसिटी बच्चों 3, क्योंकि 3 एटम्स हैं ऑफ ऑक्सीजन। NO2 की बात करें तो एटॉमिसिटी कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। देखो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है, 1 2 3। HNO3 की बात करते हैं। HNO3 में क्या है बच्चों? एक हाइड्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है एंड 3 ऑक्सीजन के एटम। टोटल हो गए 5 एटम्स। H2SO4 इसकी एटॉमिसिटी है 7। ठीक, तो एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स। उसमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट इज द एटॉमिसिटी ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स।
ओके बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे चैप्टर में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। एंड बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आगे भी बच्चों आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे इसमें कंसेप्ट हैं जो आपके आगे जाके 11th में भी काम है। और इसी चैप्टर को हम थोड़े और अच्छे लेवल पे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके बच्चों, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एटॉमिसिटी के बाद इनकी स्टेबिलिटी की। राइट, जैसे अभी हमने बात करी थी कि हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होकर एक बॉन्ड बनाता है और स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके के और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे। आपको बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छी डिटेल मिलने वाली है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।